संस्कृतिवादियों को, हिंदू संस्कृतिवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है, बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं चिढ़ते हैं, हम संस्कृतिवादी हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पे राज करा खूब, तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है और उस संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी है, और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि नहीं हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी कम से कम उत्तर भारत के कस्बों, गांवों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट कहाँ से आ गया हिंदुस्तान में? तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है? ये घूंघट कहाँ से आ गया? ये इस्लाम से आया है, और इस्लाम से ये संस्कृतिवादी चिढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम ने ही तुम्हें घूंघट दे दिया है और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारे घर की महिला घूंघट ना करे, तुम चढ़ बैठोगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के थे, उन्होंने अपनी लड़की मार दी। ऑनर किलिंग का मामला है, और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पे डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जा करके किसी से मिल रही है? हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है अपनी मर्जी से वो जैसी जिंदगी बिताना चाहती हो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहां से आई भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूं गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति। और तुर्रा ये कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहां से हो गई भाई? कहां से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितना ज्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए, वहां महिलाओं की उतनी ज्यादा दुर्दशा है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, चाहे मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो यही सामने आते थे ना, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पंजाब कहीं हिस्सा हरियाणा होता था तब, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, दिल्ली तक भी आते थे वो सब। यही वो जगह हैं जहाँ पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियाँ जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती हैं। ये है आपकी संस्कृति। और आप कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। ये मत बोलिएगा नहीं 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 हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया। क्या भाई, देवियों से घर का ही काम कराओगे क्या? अगर स्त्री को वाकई देवी मानकर पूजते हो तो देवियां तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत कि एक संस्कृत का श्लोक ले आकर के बता दिया कि ये मत बोलिए कि हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। यहां कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में, उतनी कहीं और है। यहां फिर कौन से देवता बस रहे होंगे घर में? लेकिन जैसे ही बताओ कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे आपने वो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है कि जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का वास है? वो ऋचा से क्या सिद्ध हो जाता है? मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं कि घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। यह है संस्कृति आपकी, और आप कह रहे हो संस्कृति संस्कृति, बचाओ संस्कृति। एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म का मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे 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 हिंदू लड़की खतरे में है।
और ये जो हिंदू लड़की रोज लाखों में मर रही है अपने ही घर वालों के हाथों, उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसीलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर कह रहा हूं, आपकी अपनी नहीं है, वो गुलामी, गरीबी, अशिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण करा वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी कि जिनको जीतते थे ना, उनकी महिलाएं उठा ले आते थे और उनका बलात्कार भी कर लेते थे या उनको दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने करा था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसी तरह करते थे कि जान लगा के लड़ो, और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो है ही है, जानवर तो है ही है, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जो जितनी ये सुंदर सुंदर महिलाएं हैं ना, दिल्ली की, पंजाब की, ये सब तुमको मिलेंगी, तो जीतो। तो और वो जान लड़ा के लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी अपनी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहेंगे? तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहां तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि अगर वो आज हो जाएं तो आप उनको जीने ना दो, आप कहो ये गंदी औरत है। द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, आप जीने दोगे उसको? जल्दी बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिला के लिए। 5 पति भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्माननीय है, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय संस्कृति ये है कि हर महिला के 5 पति हों। लेकिन जो बात कही जा रही है उसको समझिए। आप पुराने नाटकों में भी देखिए या पुराने साहित्य में देखिए, तो वहां पर आपको वेशभूषा कैसी पता चलती है। वैदिक काल की महिलाओं की, उन्होंने घूंघट कर रखा है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनती थी, बहुत कम कपड़े पहनती थी। और भारत की दृष्टि बड़ी उदार थी, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कहते थे ठीक, अच्छी बात, उसको गर्म देश है भाई, उमस बहुत होती है, उसको इसी में ठीक है कि उसे कम कपड़े पहनने हैं, तो हमें क्या करना है। पुरुष भी कम कपड़े पहनता है, स्त्री भी कम कपड़े पहनती है, ठीक। ये रही है आपकी संस्कृति और आप इससे बहुत दूर आ चुके हैं। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहां नारी गृह प्रमुख रही है। जहां नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत थोड़े बहुत अवशेष के रूप में बचे रह गए। इसीलिए यह हो पाया कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष भारत ने दी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है, भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हुई, पर सबसे पहले भारत में। यूरोप से भी पहले भारत में। अमेरिका में तो आज तक हो ही नहीं पाई। अमेरिका जिसको आप कहते हो सबसे उन्नत और सबसे लिबरल और उदार, वहां आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो पाई।
भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन में इंदिरा गांधी के बाद आई हैं। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन पाई, उसकी वजह यही है, भारत की स्मृति में अभी थोड़ी बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा हमको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती है। लेकिन बस थोड़ी बहुत ही शेष है। अधिकांशतः तो हम सब भुला चुके हैं। अधिकांशतः तो हमारे लिए महिला बस पांव की जूती है, भोग का साधन है। भोगो उसको, भोगो। अब देखते नहीं हो जिसको, जो मीडिया है, जिसको हम सब कंज्यूम करते हैं, उस मीडिया में भी महिला को कैसे दिखाया जाता है। क्या कर रही है वो मीडिया में? भोग की वस्तु ही तो बनी बैठी है। और ये भारतीय मूल्य नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझो। भारतीय मूल्य जो भी हैं उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से उद्भूत होते हों। और भारतीय मूल्य ये है कि जीवन भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। तो महिला को भोग करके पुरुष को क्या मुक्ति मिल जानी है? और भोग की वस्तु बन के महिला को कौन सी मुक्ति मिल जानी है? महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतर चेतना तो एक ही है ना। वो चेतना जो दोनों में ही एक समान कराहती है और एक समान मांग करती है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ये भारतीय दर्शन है। इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। और एक बात और समझिएगा, पुरुषों का भी कल्याण संभव नहीं है अगर महिला बंधक बनी हुई है तो। महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे कि महिला को दमित रखो और पुरुष आज़ाद हो पाए ना। महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम ही रहेगा। पुरुष को अगर अपनी भी मुक्ति चाहिए तो उसे महिला के मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। समझ में आ रही है कुछ बात? सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो जो आदर्श भारतीय स्त्री है उसकी छवि एकदम निकालो, एकदम निकालो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो और फिर हिंदू कहते हो तो सनातन ग्रंथ तुम्हारे वेद हैं और सनातन दर्शन वेदांत है। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्तित्व ही कैसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो वेदांत से पूछो, परंपरा से नहीं पूछो। परंपरा नहीं बड़ी हो गई वेदांत से। गीता जी की सुनो, दादाजी की नहीं। एक तरफ गीता जी हैं जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती हैं और दूसरे तरफ दादाजी हैं जो परंपरा का प्रतिनिधि हैं। दोनों में किसकी सुनोगे? गीता जी की या दादाजी की? वेदांत की या परंपरा की? हाँ, तो दादाजी को एक तरफ रखो, गीता जी की सुननी शुरू करो। ये कितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही हैं। कितनी कितनी सोचो तो। क्रिकेट बैट हो चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीजें जितनी हैं वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति। और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो फिर भी बच गई महिलाएं, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक कहती थी महिलाओं से बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो बाल मुंडा लो, सफ़ेद साड़ी पहन के रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लड़की ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी?
कितनी ही महिलाएं गांवों कस्बों में मर गईं, और आज भी ऐसा होता होगा कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उनके ऊपर ही शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप मेल डॉक्टर से नहीं करा सकती है, घर वाले फप्तियां कसेंगे। और ये सब कुछ आप कर रहे हो भारतीयता के नाम पे, कह रहे हो ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना है तो इन सबको भी फिर बचाए रखो, इनको क्यों नहीं बचाते? संस्कृति उत्थान मांग रही है हमारी, और संस्कृति के उत्थान की मांग सबसे ज्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए विरोध करने में कि ये पुरानी सड़ी गली संस्कृति अब नहीं चलेगी बाबा, हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए, हमें वेदांत आधारित संस्कृति चाहिए, हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृति चाहिए। ये पुराने पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध शिक्षा से है, अज्ञान से है, मन की संकीर्णता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियेपन और राजनीतिक गुलामी से है, हमें ये संस्कृति नहीं चाहिए।